दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं हूँ दानव बाबा कुशलवीर। आज की कहानी मैं असलियत वाली जो है द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड की रियल स्टोरी वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस स्टोरी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको पहले बता दूँ कि मैंने पिछली वीडियो में एक बार फिर लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड की शॉर्ट में स्टोरी एक्सप्लेन कर दी है बहुत अच्छे से। अगर आपने नहीं देखी तो वो आप अभी जाके देख सकते हैं। और अब पार्ट 2 है जो मैंने पिछली बार भी एक्सप्लेन करा था। असली कहानी मैंने एक्सप्लेन करी थी, पर अब आप फ़ोटोज़ के साथ में असली कहानी देख पा रहे हैं। मेरे को इस बात की बहुत खुशी है। मैं पहले बता दूं, आई डू नॉट ओन एनी ऑफ द फोटोज़ टेकन इन दिस वीडियो। आई हैव टेकन देम फ्रॉम इंटरनेट बिकॉज आई डू नॉट हैव एनी अनदर रिसोर्स। एक और बात दोस्तों कि इसका ये है कि मैंने ये जो फ़ोटोज़ हैं ये इंटरनेट से लिए हैं, ये मेरी खुद की नहीं है। मेरे पास कोई और सोर्स नहीं था। आई डिड नॉट हैव अनदर सोर्स, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन इट। टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको पहले बता दूं कि मेरी धमाकेदार वीडियोस का बहुत लोग मुझे यकीन इंतज़ार कर रहे होंगे, तो वो जुलाई 2020 से मैं बनाना शुरू कर दूंगा। इस वीडियो के बाद में मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अपने पुराने गाने एक्सटेंडेड वर्जन और एक दुनिया वाला गाना जो आपने कभी नहीं सुना, बहुत पुरानी वीडियो में मैंने बहुत पुराने चैनल पे अपना वो सुनाया है, पर वो आप ठीक सी क्वालिटी में नहीं सुन पाएंगे। आवाज़ भी की क्वालिटी ठीक नहीं है, लेकिन इस वीडियो के बाद में वो मैं आपको गाकर सुनाऊंगा और शिकार भी। और जुलाई 2020 से बहुत धमाकेदार वीडियोस आएंगी दोस्तों, तो आप इंतज़ार करते रहें। ज़्यादा दूर नहीं है वो वक्त। और अब कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि फॉरेस्ट व्हिटेकर जिन्होंने ईदी अमीन का रोल प्ले किया था द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड में, उन्हें इस रोल के लिए ऑस्कर भी मिला है, बेस्ट एक्टर अवार्ड्स। ना सिर्फ उन्हें इस मूवी के लिए ऑस्कर मिला, बल्कि उन्हें एक और मूवी के लिए भी साथ में ऑस्कर मिला है। दोस्तों, फॉरेस्ट व्हिटेकर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने ईदी अमीन की आत्मा को ढूंढने की कोशिश करी है। लेकिन दोस्तों, मैं ये कहने वाला कोई नहीं होता कि उन्होंने अच्छी एक्टिंग करी है, पर थोड़ी बहुत कमी थी। मैं ये बोलने वाला कोई नहीं होता हूँ। बस मैं इतना कहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी दोस्तों, और वाकई वो काबिल तारीफ़ है। अगर वो चाहते तो वो थोड़ी और अच्छी एक्टिंग कर सकते थे। मेरे हिसाब से उनके हेयर कट वो थोड़ा और छोटा होना चाहिए था। पर लेकिन दोस्तों, जो भी है, फिर भी बहुत बढ़िया एक्टर हैं वो, और रियली टेरिफाइंग। एक डरावना वो बना रहे हैं ईदी अमीन को फिल्म में, जिस तरीके से आपने देखा होगा। और मेरे को नहीं लगता फिर भी कि कोई उनसे बढ़िया एक्टिंग कर सकता है ईदी अमीन की। और एक और बात दोस्तों, ना सिर्फ उन्होंने ईदी अमीन की बुराई दिखाई है, बल्कि उसका पागलपन, वो क्या सोचता था, अपने हिसाब से वो क्या करना चाहता था, सब कुछ दिखाया है। उसकी सोच, उसकी प्रवृत्ति, उसका दिलो दिमाग सब। फॉरेस्ट व्हिटेकर 24 घंटे अपने कैरेक्टर में घुसे रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये ऑस्कर जीता। तो ऐश्वर्या बहुत बातें बेकार की हो गई, बेकार की नहीं, जो जिसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है इस वीडियो से। अब मैं असली बात पे आता हूँ, मुद्दे की बात पर मैं आ जाता हूँ। तो अब आप सुनिए मुद्दे की बात। असली कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत बढ़िया उदाहरण पेश करूँगा। काला कुत्ता क्या आपने कभी देखा है? अगर नहीं देखा, कुत्ते वफ़ादार वैसे बहुत होते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छे होते हैं कुत्ते। पर ये कहावत हुई है कि कुत्ते कभी कभी अपने मालिक को भी खा जाया करते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन आज एक ऐसे राक्षसी काले कुत्ते की कहानी मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, एक बुरे राक्षस की कहानी, जिसको सुन के आपको बहुत मज़ा आएगा। और सच बता रहा हूँ दोस्तों, आप एक कहानी
हॉरिबल स्टोरी है, एक तरह से हॉरर स्टोरी है। उल्टा हॉरर स्टोरी से कम नहीं है ये मैं नहीं बोलूँगा, हॉरर स्टोरी से ज़्यादा ही हॉरर है, क्योंकि ये एक तरह से ये एक बुरे राक्षस की कहानी है जो आप सुनेंगे। एक और बात, आइए उस आदमी की, उस राक्षस की कहानी सुनते हैं जो आई एम श्योर सेंटेंस को आई एम सुअर कह के प्रोनाउंस करता था। आई एम सुअर का मतलब मैं हूँ सुअर, तो इसका मतलब ये आदमी अपने आप को सुअर कहता था, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। सुअर का भी अपमान हो रहा है, सुअर भी इससे बेहतर ही होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले बस 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूं। कहानी में बहुत अच्छे आपको फैक्ट मिलेंगे, इसके बारे में कंट्रोवर्सी मिलेगी, कॉन्स्पिरेसी मिलेगी कि आदमखोर था, नरभक्षी था, सब सच है, किस तरह से उसने अपनी वाइफ का मर्डर करा। लेकिन एक बात, ये सब आपको ये वाइफ वाला मर्डर भी कहीं कहीं जिक्र होता है जो ईदी अमीन ने करा था, वाइफ का, जो उसने अपनी पत्नी का कत्ल करा था। सबसे ज़्यादा बातें जो आजकल के लोग भी जानते होंगे वो ये है, जो ईदी अमीन के बारे में हर कोई जानता है कि वो नरभक्षी था और आदमखोर था। लेकिन एक बात कोई नहीं जानता उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ मैं जानता हूँ और मेरे से पहले ये वो लोग जानते हैं जिन्होंने इंटरव्यू में बोला था कि कुछ लोगों को लगता है, कुछ लोगों ने सुना है कि ईदी अमीन ने अपने खुद के बेटे का भी कत्ल करा था और उसका भी मांस खाया था। तो दोस्तों अब तो आपको कहानी सुनने में और भी मज़ा आएगा, तो आइए आगे बढ़ते हैं। ईदी अमीन का जन्म होता है 1925 में, उसका जन्म हुआ था 17 मई को 1925 में। वो अफ्रीका के हृदय जिसे कहा जाता है, युगांडा, दी पर्ल ऑफ अफ्रीका, उसमें कुबोको नाम का एक गांव है, उसमें काकवा जनजाति के एक आदिवासी हैं, उसमें ईदी अमीन पैदा हुआ था। ईदी अमीन मुस्लिम था, उसके पापा भी शायद मुस्लिम रहे होंगे, लेकिन आदिवासी थे वो लोग, और मम्मी भी आदिवासी थी लेकिन मुस्लिम रहे होंगे, क्योंकि ईदी अमीन यहाँ तो बाद में मुस्लिम बना होगा। लेकिन ईदी अमीन ने कभी अपनी आत्मकथा ठीक से नहीं किसी को सुनाई। बस इतना हर कोई जानता है कि उसके पिताजी उसे छोड़ के चले गए थे। ये भी कोई ठीक से नहीं जानता कि ईदी अमीन के पिताजी उसे छोड़ के चले गए या गुजर गए, क्या हुआ। लेकिन दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ कसम से, ये मुझे भी नहीं पता कि उस छोड़ के गए थे या गुजर गए थे, क्या हुआ था। लेकिन ईदी अमीन की मम्मी ने उसे पाल पोस के बड़ा किया और उसे हर वो चीज़ ज़रूरत की थी जिसकी उसे ज़रूरत थी, यहाँ तक कि उसे पढ़ने के लिए स्कूल तक भेजा था। 8वीं कक्षा के बाद ईदी अमीन स्कूल छोड़ देता है और वो उग्रता का रास्ता चुनता है। वो मुक्केबाजी में अपनी किस्मत आजमाता है और साथ ही ब्रिटिश सेना, ईदी अमीन ऐसा कहता था कि उस पर दबाव डाला गया था ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश रूल चल रहा था, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया पे भी, अफ्रीका में भी। तो ईदी अमीन रसोइये के रूप में वहाँ पे शामिल हुआ और उसने रसोई में काम करना शुरू करा, बर्तन मांजे, शायद खाना भी बना के देता था वो ब्रिटिश लोगों को। तो जो ब्रिटिश लोग थे उनका वो भरोसा धीरे धीरे जीतता गया। जैसे कि मैंने बताया, वो मुक्केबाजी में बहुत अच्छा था, बॉक्सिंग में, यानी कि मतलब मुक्केबाजी में, बॉक्सिंग में उसने काफ़ी हद तक वो सफल रहा। 9 वर्ष तक वो हैवीवेट बॉक्सिंग चैम्पियनशिप रहा। तो सेना में भर्ती होते होते अब धीरे धीरे ब्रिटिश लोग उससे इम्प्रेस होने लग गए थे, ब्रिटिश अधिकारी, ऑफिसर्स, सभी बड़े बड़े लोग। तो उसे हायर पोस्ट मिलती गई थी। तो वो धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ता रहा और लेफ्टिनेंट बनने तक वो बिल्कुल भी नहीं रुका था। उसके बाद भी वो बिल्कुल नहीं रुका, अथक प्रयास करता रहा वो। ये बात दोस्तों बहुत मतलब उसकी है कि किस तरह उसने सत्ता पे काबिज होने के लिए, सत्ता को अपने हाथ में लेने के लिए वो क्या कुछ कर सकता था।
तो सब कुछ कर सकता था, वो कुछ भी कर सकता था। तो उसने सत्ता काफ़ी हद तक जीत ली थी। 1962 में जब युगांडा आज़ाद हुआ, मिल्टन ओबोटे उसके प्रेसिडेंट थे वहाँ के, मतलब राष्ट्रपति युगांडा के। और उनको भी पता था ईदी अमीन के बारे में। ईदी अमीन उनके साथ उनके अंडर ही काम करता था। वो ईदी अमीन पर बहुत भरोसा करते थे। हालांकि ईदी अमीन फिर बॉक्सिंग चैम्पियन भी था, सब कुछ अच्छा, मतलब सब कुछ हर स्पोर्ट्स में, हर खेल कूद में वो आगे था। एक और बात, उसका कद 6 फुट 4 इंच था और उसका जो वज़न था वो 150-200 किलो के आसपास था। तो इसीलिए फिर उसे धीरे धीरे पकड़ उसकी अच्छी होती गई और 1965 में मिल्टन ओबोटे ने उसे आर्मी का जनरल भी बना दिया था। अब पर दोनों एक दूसरे के पक्के दोस्त माने जा रहे थे, पर ईदी अमीन का दिमाग जो था वो बहुत गंदा था। वो मिल्टन ओबोटे को अपने रास्ते से हटाने का सोच रहा था। वो अब मिल्टन ओबोटे को हटाना चाहता था। अब उसने मिल्टन ओबोटे जब 25 जनवरी 1971 को मिल्टन ओबोटे जब सिंगापुर के दौरे पे गए थे, मतलब वहाँ की कॉमनवेल्थ अटेंड करने, तो ईदी अमीन ने ऐसा तख्ता पलट करा कि मिल्टन ओबोटे को उसने धोखा दे दिया, बहुत बड़ी गद्दारी करी उनके साथ में। ईदी अमीन ने खुद को युगांडा का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा था। लोग भी ये इस वहम में थे कि ये सही में खुदा का बंदा है, लेकिन किसको पता था, किसको खबर थी आगे क्या होने वाला है। जैसे ही 1971 में ईदी अमीन युगांडा का राष्ट्रपति बना, वहाँ का तानाशाह बना, वहाँ का प्रेसिडेंट बना, कुछ ही दिनों में उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसकी क्रूरता, पागलपन सामने आने लग गए। ऐसे ही इसी दौर में बताया था उसने पूरी दुनिया को कि पागलपन और क्रूरता के हद से गुजर जाना किसे कहते हैं। धीरे धीरे वो जो मिल्टन ओबोटे थे, उनके सभी पुलिस अधिकारियों को, उनकी सीक्रेट पुलिस और सभी उसके जो समर्थन करते थे उन सभी को मारने लग गया। एक साल में कम से कम 1 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। और वो लोगों को आसान मौत नहीं देता था, वो लोगों को बहुत गंदी तरह बेरहम मौत मारता था। वो ज़िंदा पता नहीं कितनी 100 कब्रें उसने दफनाई थी, मतलब बनवाई थी, जिसमें वो ज़िंदा लोगों को डालता था और वो ज़िंदा लोगों को दफना दिया करता था। और कई लोगों को वो अपने भूखे मगरमच्छों के आगे डाल दिया करता था और वो उसे खा जाया करते थे। मरने वाले लोगों में बच्चे, बुज़ुर्ग, महिलाएं भी शामिल थी। फिर जब पूरा 8 साल तक जब तक उसने हुकूमत करी, पूरे 5 लाख लोगों का कत्ल हो चुका था। 5 लाख बच्चे अनाथ हो चुके थे। एक और बात है, ईदी अमीन जिसको भी मारता वो उसकी मौत के बाद भी उसे नहीं छोड़ता था। वो उसका अपमान करने के लिए उनके शवों के साथ, उनके मृत शरीरों के साथ छेड़छाड़ करा करता था, उनकी डेड बॉडीज़ के साथ छेड़छाड़ करा करता था। और मुर्दाघर में पड़े कई शवों के साथ में, कई मुर्दों के साथ में छेड़छाड़ हुई होती थी जो ईदी अमीन करता था। वो उनका अपमान करने के लिए शवों के साथ एकांत बिताता था, उनका अपमान करने के लिए वो शवों के साथ छेड़छाड़ करता था। कम से कम लाखों मुर्दों के साथ उसने छेड़छाड़ करी, क्योंकि लाखों लोगों को उसने मारा था। तो और कईयों को फिर धीरे धीरे ये बात भी सामने आई कि वो आदमखोर था, नरभक्षी था। एक चीफ जस्टिस ने उनका ऑर्डर मारने से इनकार कर दिया था ईदी अमीन का, तो ईदी अमीन को इतना गुस्सा आया था, उसने उसका कत्ल करवा दिया। जब पोस्टमार्टम हो रहा था
तो ईदी अमीन वहाँ पे पहुँचा और उसने डॉक्टर्स को बोला कि आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, मुझे अपने दोस्त का शव देखना है। डॉक्टर्स ने बताया, सरकारी डॉक्टर्स ने, कि उसका भी मांस ईदी अमीन ने उनका भी मांस खाया था। मतलब चीफ जस्टिस का भी मांस ईदी अमीन ने खाया था। जब वो पोस्टमार्टम टेबल पे पड़े हुए थे, मतलब मरे हुए, जब उनकी लाश पड़ी थी। उसके बाद में एक ईदी अमीन के पर्सनल फिजिशियन थे, जो डॉक्टर थे वो फ्रिज से पानी निकालने के लिए जब फ्रिज के पास गए, उन्होंने जैसे ही फ्रिज खोला, उसमें 2 आदमियों के सर कटे हुए रखे हुए थे। और मतलब उसके बाद में उसने नौकरों से पूछा, सिर्फ सर ही नहीं, हाथ पैर कई ज़्यादा कटे हुए अंग आदमियों के, औरतों के उसके फ्रिज में पड़े हुए थे, मतलब इंसानों के मांस के। उन डॉक्टर ने नौकरों से पूछा कि ये क्या है। उन नौकरों ने बताया कि ईदी अमीन रोज़ इस मांस को खाता है। उनको सुन के बहुत घृणा आई और ये सबूत उनके हाथ में, सरकार के हाथ में या पता नहीं किसी के भी हाथ में लग गया, जो दुनिया तक फिर ईदी अमीन तक की सच हकीकत पहुंच पाई। इसी बीच में कोई ये भी खबर आई थी, जो कि हो सकता है सच ही हो, कि ईदी अमीन ने अपने खुद के बेटे का भी कत्ल करा था और उसका भी मांस खाया था। और मुझे लगता है दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि ये सच है, मुझे लगता है ऐसा ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि अक्सर जो चीज़ें बहुत कम सुनी होती है लोगों ने, वो सच होती हैं। तो ऐसे ईदी अमीन के पता नहीं ईदी अमीन के हाथों कितने कत्ल होते गए। पूरी युगांडा, युगांडा रिवर की, जो युगांडा में स्थित नाइले नहर जो थी, नीले नहर कहा जाता है जिसे, और विक्टोरिया लेक भी पूरी वो लाल हो गई थी खून से। इसी की वजह से एक बार उसके ऊपर एक आर्टिकल भी छपा, युगांडा द लैंड वेयर रिवर रन्स रेड। इसका मतलब है कि युगांडा वो ज़मीन है, युगांडा वो देश है जहाँ पे नहर लाल बहती है, क्योंकि वो खून से लाल हुई थी। अब 1972 पे में जो एशियाई लोग और हिंदुस्तानियों पे जो जुल्म हुआ था, उसकी तरफ आते हैं। जब युगांडा की इकोनॉमी ईदी अमीन की वजह से गिरने लग गई थी, तो ईदी अमीन ने एक ऐलान किया कि सभी हिंदुस्तानी और एशियाई लोग जो युगांडा में रह रहे हैं, जिनके पास युगांडा की नागरिकता नहीं है, क्योंकि उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट था, ईदी अमीन ने उन सब को 90 दिन का टाइम दिया, मतलब 3 महीने का, कि आप लोग युगांडा छोड़ के चले जाएं। साथ में उसने ये भी बोला कि उनकी जायदाद, ज़मीन, दुकान, पैसे युगांडा के अधीन होगी, युगांडा का हिस्सा होगी, युगांडा के हवाले होगी। इन सब चीज़ों में से उन्हें एक भी चीज़ ले जाने की इजाज़त नहीं है। वो सिर्फ अपने कपड़े वगैरह, सिर्फ 2 सूटकेस ले जाएं, और उसके अलावा वो कुछ नहीं ले जा सकते। ईदी अमीन के जो सैनिक थे, जब वो तलाश कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत बुरा काम किया, बहुत बुरे काम किए, लोगों पे अत्याचार किए, और वो हर चीज़ लूटने की कोशिश कर रहे थे जब लोग छोड़ रहे थे युगांडा। और उसकी जायदाद हड़प ली उन सभी हिंदुस्तानी एशियाई लोगों की ईदी अमीन ने। अगर आप पूछेंगे कि ये कैसे आए, तो मैं आपको पता होगा, कुछ लोग होंगे नहीं जानते होंगे। जब इंडिया में ब्रिटिश रूल चल रहा था और अफ्रीका में भी, तो ब्रिटिशर्स युगांडा को, अंग्रेज़ लोग हिंदुस्तानियों को युगांडा ले गए थे रेलवे बिल्ड करने के लिए। तब से वो वहीं पे रहने लग गए, खुशहाल ज़िंदगी जीने लग गए। तो वो किस तरह फिर रहे होंगे उसके बाद में, जब ईदी अमीन का ये ऐलान सुना गया।
जब इंदिरा गांधी ने उसे समझाने की कोशिश करी और अपने किसी मंत्री को भेजा था, तब भी वो नहीं माना। वो सन की तानाशाह था, क्योंकि इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी उस वक्त। एक और हकीकत है ईदी अमीन के बारे में कि वो जिस लड़की को, जिस औरत को वो देख लेता था जो उसे सुंदर लगती थी, वो उसको उठवा लिया करता था, उसका बलात्कार कर दिया करता था और फिर तोहफे में उसे मौत बांट दिया करता था। मतलब बलात्कार करके उसे तोहफे में उसे जान से मार दिया करता था, मौत दे दिया करता था। हर लड़की, कोई भी खूबसूरत लड़की, औरतें हो, वो उनका बलात्कार करके मौत की नींद सुला दिया करता था। तो दोस्तों, जो आदमी 5 लाख लोगों का कत्ल कर सकता है, उसने कितनी औरतों के साथ में और कितनी लड़कियों के साथ में बलात्कार किया होगा? कम से कम 10 लाख औरतें और लड़कियां तो उसमें होंगी ही। 10 लाख और औरतों का और लड़कियों का उसने बलात्कार किया ही होगा, लेकिन कोई कुछ उसके खिलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठा पा रहा था। वो बहुत पावरफुल आदमी था, मुसलमान था, इसलिए अरब लोगों के साथ में भी उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, लीबिया के तानाशाह, लीबिया के राष्ट्रपति गद्दाफ़ी भी उसका बहुत अच्छा दोस्त था। तो ईदी अमीन की वैसे ऑफिशियली 6 बीवियाँ थी, लेकिन असल में उसके कई औरतों के साथ में कम से कम 45 या 50 औरतों के साथ में संबंध थे। और ये हकीकत है कि उन सभी औरतों से उसके 100 बच्चे थे। बिल्कुल हकीकत है दोस्तों, आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, पर ये बिल्कुल हकीकत है। ईदी अमीन के 45 औरतों से संबंध थे और उनसे 100 बच्चे थे। ऑफिशियली 6 बीवियाँ थी और उनको मिला के उसके 45 बच्चे, जो 6 बीवियाँ थी, 6 बीवियों से उसके 45 बच्चे थे। लेकिन जो दूसरी बीवी थी ईदी अमीन की, के एडोरा अमीन, उसको एक डॉक्टर से प्यार हो गया था और डॉक्टर को भी के अमीन से प्यार हो गया था। जो दूसरी बीवी थी ईदी अमीन की, डॉक्टर पीटर मुकासा थे वो। जैसे ही ईदी अमीन को उनके अफेयर के बारे में पता चला, तो ईदी अमीन ने के अमीन को इतनी गंदी मौत दी कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते इतनी बुरी मौत भी हो सकती है। जैसा लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड में दिखाया गया था दोस्तों, बिल्कुल हकीकत में उसने ऐसे ही मारा था। इससे भी गंदे तरीके से शायद उसने अपनी पत्नी को मौत दी थी, जो कि बहुत बदबूदार थी और बहुत रहस्यमयी थी। आज तक कोई समझ नहीं पाया, एक पहेली बनी हुई है ये कि कैसे उसकी मौत हुई। दूसरी कथा ये है कि डॉक्टर के ऐसा भी कहा जाता है कि डॉक्टर पीटर मुकासा ने उसका अबॉर्शन करने की कोशिश करी और वो ठीक नहीं हुआ, तो उसने ईदी अमीन के डर से के अमीन को मार दिया और फिर खुद की भी जान ले ली। दोस्तों, मैं साफ साफ बोलता हूँ, ये ईदी अमीन के द्वारा फैलाई गई साजिश है। ईदी अमीन ने ऐसी अफवाह फैलवाई ताकि उस पर उंगलियाँ ना उठे ईदी अमीन पे, और ईदी अमीन ने ही दोनों का कत्ल किया था। और डॉक्टर की डिक्की में के अमीन की डेड बॉडी, मतलब लाश मिली थी। तो ईदी अमीन ने ये सब करवाया होगा और उसने डॉक्टर को भी मार दिया और ये इल्ज़ाम, और दुनिया को, रिपोर्टर्स को ये कहने पे मजबूर करा होगा, दबाव डाला होगा उन पे कि वो ये बताएं कि डॉक्टर ने खुद को मार दिया और के अमीन को मार दिया। लेकिन हकीकत यही है दोस्तों कि ईदी अमीन ने ही दोनों का कत्ल किया था। और के अमीन का अपनी पत्नी का कैसे कत्ल किया वो तो आप देख ही रहे हैं। ऐसे करते करते साल बीतते रहते हैं। 1976 में फ़िलिस्तीन आतंकवादियों द्वारा इज़राइल का एयर फ्रांस प्लेन हाईजैक कर लिया जाता है और उसकी जो वो रखी जाती है डेस्टिनेशन, वो युगांडा में एंटेबे एयरपोर्ट पे रखी जाती है। एंटेबे में जब प्लेन पहुंचता है, जैसे ही ईदी अमीन को खबर लगती है, ईदी अमीन उन आतंकवादियों का स्वागत करता है और उनके लिए सब खाने
पीने की व्यवस्था अरेंजमेंट करवाता है। मतलब उन आतंकवादियों से भी ईदी अमीन की बहुत अच्छी दोस्ती थी। उसने उन सब का समर्थन किया, सबका साथ दिया जिन्होंने यहूदी यात्रियों को बंधक बना रखा था और जिन्होंने एयर फ्रांस प्लेन को हाईजैक कर रखा था। हालांकि इज़राइल की सरकार सभी यात्रियों को आज़ादी दिलवा के सभी सही सलामत आज़ाद करके सही सलामत अपने प्लेन में ले आती है और ईदी अमीन देखता रह जाता है और फ़िलिस्तीन के आतंकवादी भी देखते रह जाते हैं। सब कुछ सही हो जाता है सिवाय एक मौत के। मतलब जो कमांडर होते हैं, जो पायलट होते हैं, एक जो प्रेसिडेंट मतलब इज़राइल के जो कमांडर होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। अब उनके जो भाई हैं वो इस वक्त वहाँ के राष्ट्रपति हैं इज़राइल के। तो ऐसे ही ईदी अमीन देखता रह जाता है। 1977 और 78 भी ऐसे ही निकल जाता है, लोगों के कत्ल होते रहते हैं, सबको नहर में फेंक दिया जाता है। लेकिन आखिर हर बुराई का अंत होता है, वैसे ही इस बुरे राक्षस का अंत भी होना ज़रूरी था। 1979 में मतलब 1979 में ईदी अमीन तंजानिया के खिलाफ युद्ध छिड़वा देता है युगांडा से। और फिर तंजानिया ने की सेना काफ़ी बहादुरी दिखाती है। 6 महीने तक ये युद्ध चलता है और तंजानिया की जो सेना है वो जीत जाती है और ईदी अमीन मुंह के बल गिरता है। ईदी अमीन कुछ साल तक लीबिया में जाके फिर शरण लेता है और उसके बाद में वो सऊदी अरब चला जाता है हमेशा के लिए। हालांकि 10 साल बाद और निर्वासन पे रहने पे वो मजबूर हो जाता है। हालांकि 10 साल बाद मतलब 1988 के आसपास, 1979 के आसपास, 1979 में वो वापस आता है युगांडा में और पहचान लिया जाता है। फिर से वो किसी न किसी तरह अपनी जान बचा के दोबारा से वो सऊदी अरब हमेशा के लिए वापस चला जाता है और अपने अंत तक वहीं पे रहता है। अंत में उसे लकवा लग जाता है और मतलब बीमारी उसके सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया होता है। और अंत के दिनों में एक ये भी बताया गया था कहीं पे कि वो बहुत धार्मिक हो गया था, खुदा की इबादत करने लग गया था, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त खुदा की इबादत में देता था। मतलब भगवान को मानने लग गया था, भगवान की पूजा करने लग गया था अंतिम दिनों में सऊदी अरेबिया में। और जो मुसलमान लोग जिसे इबादत कहते हैं, खुदा की इबादत, तो वही है। फिर जब वो मरने वाला था 2003 16 अगस्त को उसकी मृत्यु होती है। उसकी मृत्यु से पहले उसकी कोई बीवी पूछती है, जो योवेरी मुसेवेनी उस टाइम प्रेसिडेंट होते हैं। 1985 में उन्होंने सभी एशियाई और हिंदुस्तानी लोगों को वापस बुलाया और उन्हें उनकी जायदाद भी दी वापस, इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, और उनके बिज़नेस भी वापस दिलवाए। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया जो 1985 से अभी तक जो प्रेसिडेंट है युगांडा के, योवेरी मुसेवेनी। तो उनकी बीवी ने, ईदी अमीन की बीवी ने उनसे कहा कि उन्हें आने दिया जाए, उन्हें प्रॉब्लम हो गई है। साफ मना कर दिया गया। उसने कहा कि उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, हो सकता है उसे उम्र कैद हो जो उसने करा, उसे अपने गुनाहों का जवाब देना होगा। तो नहीं होता ऐसा। ईदी अमीन वहीं पे रहता है और तड़प के मर जाता है 16 अगस्त 2003 को एक्साइल हॉस्पिटल में, किंग्स फैसल हॉस्पिटल में, सऊदी अरेबिया में। तो दोस्तों कहानी हम मुझे पूरा यकीन आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और मैं ये भी अब मैं कुछ प्रश्न उठाऊंगा जो आपके मन में भी गूंज रहे होंगे। आपके मन में भी, कुछ लोगों के मन में मेरे को पक्का यकीन है वो प्रश्न आ रहे होंगे। ईदी अमीन को उसके गुनाहों की सज़ा क्यों नहीं मिली? दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है, ईदी अमीन जब तक ज़िंदा होगा, जब वो निर्वासन पे रहने पे मजबूर हुआ, उसके बाद वो दुनिया को से नज़रें नहीं मिला पाया होगा।
और एक और बात कि जब तक वो जिया होगा वो चैन से नहीं जिया होगा, और जब उसने आत्महत्या करने का सोचा होगा तो उसे ये दिमाग में आया होगा कहीं मैं नर्क में ना चले जाऊं। कानूनी कार्रवाई उस पर इसलिए नहीं की गई दोस्तों के अरब मुल्कों के साथ में उसके बहुत अच्छी यारी थी, भाईचारा था, तो और फिर युगांडा वो वापस आना चाह रहा था, बहुत तड़प रहा होगा अपने बीवी बच्चों के बगैर में नहीं आने दिया गया उसे, और गुमनामी का जीवन उसने बिताया। अब हम लोगों को क्या पता कि जो सऊदी अरेबिया में वो कैसी ज़िंदगी जी रहा होगा। हालांकि ये भी तो एक सज़ा ही है कि उसे लकवा लग गया और तड़प तड़प के वो जीता रहा। दोस्तों हमें ये लगता है कि किसी के पास बड़ी गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही तो वो खुश है, लेकिन ऐसा होता नहीं। जो आत्मा की सज़ा होती है, रूह की सज़ा, वो किसी भी कानूनी कार्रवाई से लाख गुना बड़ी होती है जो उसे मिली होगी, और उसे ज़रूर भगवान ने सज़ा दी होगी, आत्मा की सज़ा। उसे हमेशा वो कभी चैन से जी नहीं पाया होगा। और कुछ लोग ये भी कहते हैं दोस्तों कि वो कई टाइटल है दिए थे उसने अपने आप को, प्रेसिडेंट फॉर लाइफ, जीवन भर के लिए राष्ट्रपति, स्कॉटलैंड का अंतिम राजा, और लॉर्ड ऑफ ऑल द बीस्ट्स ऑन अर्थ एंड फिशेस ऑफ द सी। तो ये बात, और मैडमैन, हिटलर ऑफ अफ्रीका भी उसे कहा जाता था, किलर ऑफ कंपाला का कातिल, और हिटलर ऑफ युगांडा अफ्रीका, और क्या एक और नाम था, हाँ, दी मैडमैन ऑफ अफ्रीका, मतलब अफ्रीका का पागल आदमी। दोस्तों ये भी हो सकता है कि वो सही में, आज मेरे दिमाग में ये भी प्रश्न आया कि कुछ लोग पता नहीं क्यों इस दरिंदे की, इस बुरे राक्षस की आज भी तारीफ़ करते हैं, इस बुरे दानव की, और कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो अच्छा चाहता था युगांडा का। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि वो पागल रहा हो और वो सही में अच्छा करना चाहता हो, लेकिन उसका करने का तरीका सही ना हो, और यही बात हो सकती है कि उसे फिर एंड में वो, मैंने जैसे आपको बताया, भगवान की इबादत, खुदा की इबादत करने लग गया, भगवान की भक्ति करने लग गया। तो कहते हैं कि कोई भगवान की भक्ति करने लग जाए बहुत ज़्यादा तो उसके पाप भी धुल जाते। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो पागल हो सही में, वो चाहता अच्छा हो पर उसका तरीका बुरा हो, तो इसलिए भगवान ने शायद उसका माफ़ करा हो। वैसे हम क्या जानते कि मरने के बाद वो नरक में गया या स्वर्ग में गया, पर ऐसा हो सकता है, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। मुजरिम मॉन्स्टर एक दर्दनाक ज़िंदगी में भी इदी अमीन का रोल होगा और दिखाया जाएगा कि उसे कैसी सज़ा मिलनी चाहिए थी, और मतलब पर बेशक आंद्रे द जायंट के ऊपर ये कहानी है। आंद्रे द जायंट का एक रियल जायंट लाइफस्टाइल दिखाने के लिए कहीं चीज़ें फिक्शनल मतलब इमेजिन करी गई हैं कि शायद ऐसा हुआ हो, और लेकिन असली में सच्चाई की पुष्टि नहीं करी गई है। एक गद्दार फिल्म है जो मेरी बहुत